हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग करने चल रहे हैं पार्ट 12 और किस चीज़ का भाई? लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच का। क्यों? क्योंकि ये अप्रोच बहुत ही शानदार है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। तो कहीं ना कहीं जो इस टाइप के प्रश्न हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए तो प्रॉब्लम होती ही है। तो कुल मिला के एक बात और ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 14 पार्ट्स आज इसके आएंगे। ये 12वां पार्ट है, इसके पहले वाला नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो हमने 2024 पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2023 कर लिया, 22 कर लिया, 21 कर लिया, 2020 चल रहा है। टारगेट क्या था? टारगेट यही था कि आपको 70 से 80 क्वेश्चन हम कराएं, जिसमें हम बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं। लॉजिक मतलब एक तरह से एलिमिनेशन टेक्निक या लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच कहिए, वो लगा सके। तो अभी तक 12 पार्ट हुए, हर एक पार्ट में हमने 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत लॉजिकली बहुत धैर्य से क्वेश्चन पढ़ना, आप देखोगे रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी 2020 ऑन गोइंग है, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा सेशन है किसका? 2020 का। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बस इतनी ही हमारी डिमांड है। और जो अभी तक सिखाया है उसको सीखते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है भाई, लिखा है सभी अनाज दलहन तिलहन के मामले में भारत किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है वो असीमित है। तो ऐसा कोई शब्द आए कहीं पे, असीमित, हमेशा, लगातार, उस पर थोड़ा सा सर्कल बना लिया करो। ठीक है? क्यों? अभी बताते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है? अनलिमिटेड। ठीक है भाई, कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरकारें हैं वो दाल चावल गेहूं ऑयल सीड जो भी है, इस पे वो जितना चाहे उतना खरीद सकती हैं एमएसपी पे। भाई बफर स्टॉक से ज्यादा सरकार क्यों खरीदेगी? ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड कोई चीज नहीं होती। ठीक, इसीलिए अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखे असीमित है तो बिल्कुल काट दो, तुरंत काट दो, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे क्या लिखा है? अनाज दालें और इसके मामले में जो एमएसपी है किसी भी राज्य या केंद्र प्रशासित देश में, मतलब कि राज्य में ऐसे स्तर पर तय किया जाता है जहां की बाजार मूल्य उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया जो एमएसपी है, पहली बात एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कह रहा है ये इस किसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना, यानी कि एमएसपी से ज्यादा आगे कौन नहीं जाएगा? एमएसपी से ज्यादा आगे कौन नहीं जाएगा? ये कह रहे हैं एमएसपी ही ज्यादा रहेगी एमआरपी से। और एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अब आप खुद सोचो ना कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई एमएसपी तो सरकार ने डिसाइड की 10 रुपए, मार्केट तो मार्केट पे डिपेंडेंट होगा ना, डिमांड एंड सप्लाई पे। तो 10 रुपए ज्यादा हो सकता है भाई 15 रुपए। और वैसे भी आप जाके देखो, सरकार जो भी चावल गेहूं खरीद रही है उससे महंगा ही आपको मिलेगा। तो यही कह रहा है कि मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ऐसा कैसे हो सकता है? मार्केट नेवर राइज, कभी नहीं आगे जाएगा। दिस स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या करेगा? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कभी नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, ऐसे स्टेटमेंट अगर कहीं नेवर लिखा हो, कहीं अनलिमिटेड लिखा हो तो स्टेटमेंट गलत होता है, गलत होता है, गलत होता है। इसीलिए हम क्या लगा देंगे? ऑप्शन डी यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। एमएसपी क्या है? मिनिमम है, एमआरपी ज्यादा है तो एमआरपी बिल्कुल ज्यादा होगा ही, सिंपल सी बात है, ज्यादा होगा। ये कह रहा है इस लेवल पे रखा जाता है। देखो तरीका, सवाल बनाने का तरीका कि उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, नहीं भाई, मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सवाल शानदार है। क्या लिखा है? भारतीय हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन एलिफेंट। पता है ये सवाल जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो यहाँ पर सीधा स्टेटमेंट नंबर 4 पे मेरा गया था ध्यान, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो केरल में पाए जाते हैं। और एग्जैक्टली मुझे पता था कि भाई केरल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका है। यूपीएससी ने के से के को रिप्लेस किया, कर्नाटका की जगह क्या कर दिया? केरल कर दिया। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो सीधी सी बात है, चौथा स्टेटमेंट काट दीजिए। ठीक है, 2 मिनट, चौथा स्टेटमेंट काट दीजिए। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, तो बी और डी कट ही गया, बिल्कुल कट गया, है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा तो इतना पता होगा। चलिए ठीक है भाई, आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? एक सामान्य हाथी जो होता है वो 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा दे सकता है, यानी कि वो सिर्फ कैन
नॉर्मली गो ऑन क्लेविंग टिल द एज ऑफ ईयर 40। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, लिखा तो बहुत अच्छे से है, कैन वगैरह सब कुछ यूज किया है, तो ऐसा लगेगा नहीं भाई ये बात तो सही है, इसके पहले सर ने बताया था कि कैन वाला स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो इंसान है, इंसान क्या, जो बच्चा होता है जैसे मनुष्य का, तो वो भी तो 40 साल की उम्र भी बहुत सारी माताएं जन्म दे रही हैं, तो हाथी की उम्र तो ज्यादा ही होती है इंसान से। तो ये बताओ क्या सिर्फ 40 साल? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा परेशान नहीं कर रहा है आपको? मुझे तो लगता है बिल्कुल करे, मुझे भी कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आप काट देंगे तो बचा क्या, 1 एंड 2, और यही सही है। इसको करने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो हमने ये वाला काट दिया था, बिल्कुल काट दिया था सर, बिल्कुल काट दिया था। यहाँ क्या लिखा है, हाथियों के समूह का नेता एक मादा होती है। द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये भी आपको पता है, हाँ भाई सही है, क्योंकि जानवरों में चाहे शेर हो चाहे तेंदुए हो कोई भी हो, जानवरों में जो भी लीडर होती है वो हमेशा फीमेल होती है, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन सही है तो सीधी सी बात है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला तो सिर्फ इसमें है ना। तो देखा जाए पहला दूसरा तीसरा इन तीनों में पहला नहीं है, पहला सिर्फ यहाँ है, यहाँ है, यानी कि ए या डी ही हो सकता है। लेकिन डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चौथा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इतना भी लॉजिकल थिंकिंग लगा लिया होता तो ये क्वेश्चन गलत होता, बिल्कुल ना होता। और करने वाले बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हैं। अब आप खुद सोचो, प्लीज माइंड का यूज करिए, आप देखेंगे कि आप बहुत आगे चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, ये सवाल तो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है, पढ़ के ही मजा आ गया था। क्या लिखा है, भारत में व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा के तहत धन की हानि के भुगतान और अन्य लाभों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ आमतौर पर कवर किया जाता है, यानी कि अंडर द साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड। बताइए। अब जब ऐसा सवाल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट को आप अपने ऊपर ले लिया करो। जैसे लिखा है साइबर इंश्योरेंस, तो इसको मान लो कि भाई मैंने एक बाइक का इंश्योरेंस कराया, बाइक वगैरह चलाते हो आप, स्कूटी चलाते हो या कार वगैरह चलाते हो, तो उसका इंश्योरेंस कराते हो ना। हाँ सर इंश्योरेंस कराते हैं, तो बस उतने पे सोच लो कि क्या करना है, ठीक है। उतने से भी सवाल सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग में ये करना ही पड़ता है। तो क्या लिखा है, मालवेयर द्वारा किसी कंप्यूटर तक पहुंच बाधित करने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत, यानी कि रेस्टोरेशन कॉस्ट ऑफ जो कंप्यूटर का होगा वो कहीं ना कहीं आपको कंपनी देगी, ठीक है भाई। बिल्कुल, अगर कहीं कोई चोट लग जाती है, कार में कोई डैमेज आ जाता है तो वो कंपनी देती है, ये बात सही लग रहा है। दूसरा, यदि कोई शरारती तत्व जानबूझकर लिखा है, जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाता है तो नए कंप्यूटर की लागत, यदि ऐसा साबित हो, यानी कि अगर ये पता चल जाए कि भाई बिलफुली इसको कहीं ना कहीं डैमेज किया गया है, तो नया जो कंप्यूटर की कॉस्ट होगी वो कंपनी देगी। यानी कि जब मेरी स्कूटी या बाइक कहीं पे अगर कोई उसको तोड़ ओड़ देता है किसी बात से, तो कंपनी उसका पूरा पैसा मुझे देगी। नई नया गाड़ी जाके खरीद लो, जाओ कोई बात नहीं, जाओ ले लो, कोई बात नहीं, तोड़ दिया ना कोई बात नहीं, जाओ ले लो। सर ऐसा तो नहीं होता वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता भाई कि नई कॉस्ट की कीमत इंश्योरेंस में कवर हो। नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी चल ही नहीं पाएगी, पड़ोसी इससे तोड़वा देंगे। समझ रहे हो बात को? और कंपनी आगे पड़ोसी से लड़ेगी क्या? नहीं लड़ेगी भाई। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर इतना भी सोच लिया होता, 2 नंबर जहां जहां है काट दिया होता, तो ऑप्शन आपके बी आ जाते। लॉजिकल थिंकिंग इसी को कहते हैं शायद, मुझे लगता है ना। तो स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे और जो चीजें तुम्हारे साथ बीती हैं उसको थोड़ा सा फॉलो अप करोगे। मैं बार बार कहता हूँ यूपीएससी के क्वेश्चन में सिर्फ नॉलेज नहीं, आसपास क्या आपने अभी तक सीखा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका हो गया। और आगे क्या लिखा है कि साइबर एक्सटेंशन होने पे कहीं ना कहीं विशेष सलाहकार आपको मिलेगा, हो सकता है मुकदमेबाजी में जो भी अदालती खर्चे आएंगे वो मिलेगा, तो ठीक है, ये दोनों बातें ठीक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यू कंप्यूटर तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सवाल बहुत जानदार है, बहुत जानदार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ते हैं क्या लिखा है। कृषि क्षेत्र के अल्पकालिक ऋण वितरण के मामले में जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो डिलीवर मोर क्रेडिट, वो ज्यादा क्रेडिट देता है कंपैरिजन टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। यानी कि आप सभी बताना, एसबीआई क्या है,
एसबीआई सर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि कहीं ना कहीं शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। अब जरा बताओ एसबीआई ज्यादा लोन देगा या जो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव यानी कि पहली बात तो कोऑपरेटिव है यानी कि सहकारी है, और उसके बाद भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिर्फ जिला लेवल पे है, ज्यादा लोन ये देगा कृषि को, ज्यादा लोन ये देगा, भाई सब कहेंगे ये देगा। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट यूपीएससी ने बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, बिल्कुल दिया है, बस इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा क्या है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो आपको यही लगेगा सेंट्रल वाला माल पर, नहीं भाई डिस्ट्रिक्ट लगा है, जिला वाला है, यानी कि जिला का एक केंद्रीय बैंक है, समझ रहे हो, जिले का मेन बैंक है ये, वो भी कोऑपरेटिव है, यानी कि मिलजुल के बनाए किसी तरह से। तो सीधी सी बात है स्टेटमेंट आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। उसमें बाद रूरल जो आरआरबीज होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, वो भी तो ध्यान रखिएगा। एसबीआई ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पीएनबी, ठीक है, एचडीएफसी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। तो ये ज्यादा देंगे, ये कहाँ से देगा, ये तो छोटकू सद है, कहाँ से देगा, है ना। स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अगर इतना भी सोच लिया होता तो बात बन जाती है कि नहीं, बिल्कुल बन जाती, क्योंकि भाई छोटा है, छोटा वाला ज्यादा लोन नहीं देगा, बड़ा बैंक ज्यादा लोन देगा, सिंपल सी बात है ना, बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाला जो बैंक है ये महत्वपूर्ण कार्य करता है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऋण देता है, हाँ भाई देता है, लेकिन इतना नहीं देता कि एसबीआई से आगे निकल जाएगा, इतनी औकात नहीं है उनकी, ध्यान रखिएगा। इतना बेसिक सा है भाई, बेसिक सा, किसी को नहीं पता है तब भी वो कर लेगा, ध्यान रखना, है ना, बेसिक सा है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग खोल के रखा करो, थोड़ा सा ना लॉजिकल, लॉजिकल मतलब होता है प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश किया करो, बस, ठीक है। पसंद आ रहा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए, ध्यान रखिएगा, आगे जबरदस्त और मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए बोलता हूँ ऊपर वाला पढ़ के थोड़ा अपने ऊपर एनालिसिस कर लिया करो। क्या लिखा है भाई, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 में उसके बाद क्या क्या मामले रहे, यानी कि जब उदारीकरण लगा, लिबराइजेशन लगा, उसके बाद क्या क्या हुआ, इसी पे सवाल है। यानी कि सवाल है 1991 से लेके अभी तक, एक नज़र में सोच डालना कि क्या क्या हुआ, सवाल पढ़ते पढ़ते उत्तर आ जाएगा। क्या लिखा है भाई कि शहरी क्षेत्र में जो श्रमिक उत्पादकता है, यानी कि 2004-05 की कीमतों पर जो श्रमिक मिलता था उनको, उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घट गई है। यानी कि 2004-05 के आसपास जितना रुपए मिलता था उस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में अर्बन में तो प्राइस बढ़ा है, लेकिन रूरल में प्राइस घट गया। यानी कि पहले जो रूरल वाले मतलब जो गांव वाले श्रमिक थे वो मान लेते हैं दिन भर का 500 रुपए लेते थे, तो अब वो 400 रुपए लेने लगे हैं। दिस इज पॉसिबल। तुम कहोगे सर कहाँ, और बढ़ा दिए हैं, सस्ता तो हुआ है, वो भी श्रमिक है, सस्ता हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और 2004-05 की बात कर रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है, यूपीएससी चाहता है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लो भैया, नहीं है ये बात तो नहीं है, अब नहीं है तो काट दीजिए, नहीं है तो काट दीजिए। बिल्कुल ऐसा कहाँ हो सकता है कि शहर में बढ़ा है, गांव में, दोनों जगह बढ़ा है, लेबर कॉस्ट दोनों जगह बढ़ी है, आप खुद सोच लो, आपको नहीं लगता बढ़ी है, बढ़ी है सर। चलिए नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे देखिए तीन दोनों में, यानी कि तीन सही है, बात कर लेते हैं चौथे पे, लेकिन आइए एक बार पढ़ ले। तो क्या लिखा है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशतता लगातार गिरी है, लगातार गिरी है, यानी कि स्टीडली कहीं ना कहीं, सॉरी लगातार बढ़ी है, स्टीडली इंक्रीज हुई है। इसीलिए देखो पहला ऑप्शन जहां गलत है वहां दूसरा भी गलत है। वो इसीलिए गलत है क्योंकि कहीं पर भी अगर स्टीडली इंक्रीज डिक्रीज लगातार बढ़ोतरी घटोतरी कहीं भी दिखे, आप स्टेटमेंट गलत काट देना, गलत काट देना, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, यहाँ लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में बढ़ी है, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ ग्रोथ नॉन फार्मिंग इकोनॉमी की बढ़ी है, यानी कि जो गांव वाले लोग हैं वो सिर्फ कृषि वाला ही काम नहीं कर रहे, उसके आगे भी हट के बहुत सारा काम कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, इसमें तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे लिखा है ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर घटी है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट का वो डिक्रीज हुआ है रूरल एरिया में। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं 2023 में कितना बढ़ गया, मान लेते हैं 10% इंक्रीज हुआ, अब 2024 में जब हमने देखा तो यही कहीं ना कहीं 8% आके गया है, यानी कि 2% से कम हुआ है, ये कह रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पहले ज़्यादा था कम हुआ है, ये हो सकता है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। यूपीएससी ने ऑप्शन बी माना है और बी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हमारा आंसर बी होगा।
समझ में आया कि नहीं, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने भी और वैसे भी बी ऑप्शन ही आप लगा के आएंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल पढ़ने के बाद ही आप गलत काट सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट था, ठीक है। लेकिन बहुत लोग का दिमाग इतना भी नहीं चलता, वो क्यों? क्योंकि अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, नॉलेज से ज़्यादा ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए तभी बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट, है ना। तो बस आज के 5 क्वेश्चन यही थे। ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए एक शानदार बैच हम लेकर आ रहे हैं, एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है? बिना इसके देखो यूपीएससी होगा नहीं। आप कितना भी सोच लो, यहाँ आओगे ना, आपकी कमियां समझ में आएगी। जब पेन चलाना शुरू करोगे तुम्हारी हाथ कांपेंगे, सर शुरुआत कैसे करें, यही सिखाऊंगा यहाँ पे, ध्यान रखना। इसीलिए कह रहा हूँ आओ। क्यों? क्योंकि सिर्फ 50 बच्चों का बैच है, मिनिमम कॉस्ट, बहुत कम फीस रखा गया है, मैक्सिमम इम्पैक्ट। 2 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, मुझसे बात करो, और ये प्रोग्राम किसी हाल में ज्वाइन करिए। 2 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। पीवाईक्यू मेंस की बुक मिलेगी, उसके साथ साथ मेंस के टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दे रहे हैं इसी बैच के साथ। थीम वाइज नोट्स भी मिल रहा है, जीएस पेपर 1 2 3 4 का। 120 दिन तक आपकी क्लासेस चलेंगी, 150, मतलब कुल मिला के 50 बच्चों का एडमिशन होगा। ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है, या इस नंबर पे मुझे करो, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है ना डिस्क्रिप्शन, उससे ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे बात करिए। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप ये सेशन पसंद कर रहे हैं, आप वहाँ भी आपको गजब का लगेगा, एक एक चीज़ आप फील करेंगे कि यार मेंस में क्या होता है, और जो गलतियां आपने अभी तक की हैं उससे दूर। और देखो, निकालना है यूपीएससी ना, तो लगना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप सभी को मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।